मेरी वाइफ की तरफ से भेजी गई स्पाई हो या क्या। सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट जियांग की सबसे लॉयल सबऑर्डिनेट हूँ, और सेकेंडली मैं तुम्हारी रोमांस बॉडीगार्ड हूँ जिसे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का पूरा हक है। इसलिए बेटर होगा कि तुम मुझे खुश रखो। बताओ, क्या तुम्हारे आसपास तुम्हारी एज के कोई हैंडसम यंग गाइज हैं? मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ। मेरी एक कजन है, लंबी, हैंडसम और इस साल 18 की हो जाएगी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें इंटरेस्ट है? उसने बोला, उसका वीचैट मुझे भेजो। मैंने उसे कहा, 18 साल के लड़के पर भी नजर है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं? मैंने तुम्हें पूरी तरह गलत समझा था। मैंने ऑफिस में जाते ही टियांगुई से कहा, एंसेस्टर, शिफ्ट शुरू करते ही तुमने मुझे बुला लिया, क्या मैं आज काम भी कर पाऊंगा या नहीं? उसने मेरी बात बीच में ही काटते हुए कहा, देखो, क्या ये तुम्हारी मॉम का है? क्या तुम मेरी मॉम से मिल चुकी हो? आज सुबह कंपनी के नीचे आंटी ने खुद इसे मेरी रिस्ट पर पहनाया था, और मैंने आज रात तुम्हें घर वापस डिनर के लिए ले जाने का प्रॉमिस भी किया था। मैं वापस नहीं जा रहा, तियांगुई ने बोला। क्यों नहीं? मैं अब भी अपनी रिबेलियस फेज में हूँ, इसलिए मैं सच में वापस नहीं जाना चाहता। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी पर्सनैलिटी है। मैं हार मानते हुए उसे कहा, फाइन, फिर लगता है मुझे अकेले ही वापस जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। वो मेरे गाल पर हाथ रखकर बोलती है, फिर तुम आज का बाकी दिन ऑफ ले लो और मेरे साथ क्लोथ्स और गिफ्ट्स की शॉपिंग करने चलो। मैंने उसे बोला, मैंने आज ही काम शुरू किया है, क्या ये थोड़ा इनप्रोप्रिएट नहीं होगा? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो क्या, मैं बॉस हूं, चलो। अपनी बॉस को पत्नी के रूप में पाना बस सबसे बढ़िया है। सुपरमार्केट में पहुंचते ही उसने कपड़े पहनते हुए कहा, ये वाला कैसा है? क्या ये आउटफिट थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा है? उसने हर बार अलग अलग कपड़े ट्राई करते हुए कहा, नहीं, ये तो बहुत ज्यादा साधारण लग रहा है। ये सेट बहुत ज्यादा चमकीला है, ये सेट बहुत सिंपल है, और ये सेट तो बस बहुत ही आम है। मैंने कहा, वाइफ, तुम लिटरली किसी भी चीज में गॉर्जियस लगती हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो जैसे तुम्हारे सामने कोई बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो? टानकी ने पर्दे के पीछे से कहा, मुझे लेक्चर मत दो। मैं ये मान ही नहीं सकता कि जब तुम मेरे पेरेंट्स से मिली थी तब तुमने ऐसी तैयारी नहीं की थी। मैंने हंसते हुए कहा, बात तो सही है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी सुपर नर्वस होता। टैंकी ने कपड़े पहनते हुए आते हुए कहा, मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने उसे देखते ही कहा, गॉर्जस, तुम बिल्कुल स्टनिंग लग रही हो, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की तरह। तभी एक लड़की उसके पास आते हुए कहती है, हेलो मिस, मैं फैन हूँ एंटरटेनमेंट का टैलेंट स्काउट हूँ। उसने अपना कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? टैंकी ने कहा, फैन हुआ एंटरटेनमेंट, तुम मुझे पहचानती तक नहीं हो, क्या तुम यहाँ नहीं हो? तभी एक असिस्टेंट ने इससे कहा, प्रेसिडेंट जियांग, आप इसमें काफी खूबसूरत लग रही। जब उसे पता चला कि प्रेसिडेंट जियांग फनहुआ एंटरटेनमेंट में भी एक प्रेसिडेंट जियांग है, उसे जब लगा कि उसके सामने खुद प्रेसिडेंट जियांग है, तो वो वहां से तुरंत चली गई। मैंने सोफे से उठते हुए कहा, वाइफ फैन हुआ एंटरटेनमेंट भी तुम्हारी है? आखिर तुम्हारी कितनी कंपनीज हैं जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं है? उसने हंसते हुए कहा, ओह, बहुत सारी हैं। जब पेमेंट की बात आई तो उसने कहा, मेरे कार्ड पर चार्ज कर दो, मेरे हस्बैंड के कार्ड पर चार्ज कर दो, दोनों में से कोई भी ठीक है। मैंने कार्ड देते हुए कहा, हस्बैंड के कार्ड पर चार्ज कर दो। जब हम लोगों ने अपने घर पहुंचे तो अभी तक मेरे माता पिता घर में नहीं थे। टैंकी ने कहा, अंकल और आंटी अभी तक वापस नहीं आए हैं, अगर हम ऐसे ही अंदर घुस गए तो क्या बुरा लगेगा? मैंने उसे कहा, डरने की क्या बात है, ये मेरा घर है और तुम्हारा भी घर है। अपने ही घर वापस आने पर कैजुअल रहना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या तुम मेरा बेडरूम देखना चाहोगे? टैंकी ने कहा, हाँ जरूर, ये सच में पहली बार है जब मैं किसी लड़के के बेडरूम में आई। तुम सच में जंग यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट? मैंने शाई करते हुए कहा, ऑब्वियस। उसने जब टेबल पर रखे गिफ्ट्स को देखा तो बोली, क्या ये सब मेरी मॉम और डैड के लिए तैयार किया है? हाँ। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पेरेंट्स को ये चीजें पसंद है? मैंने कहा, क्योंकि मेरे पास मुंह है और मैंने पूछ ली। मैंने सीधे तुम्हारी मॉम से पूछ ली। टैंकी ने कहा, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? मैंने कहा, वरना तुम्हें लगा कि मैंने ये गिफ्ट्स यूं ही कहीं से गेस कर लिए? मैंने इसके बारे में बहुत सोच विचार किया है, मैंने उसके करीब जाते हुए कहा, क्या मुझे उसे कोई रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें किस तरह का रिवॉर्ड चाहिए? मैंने उसे किस करते हुए कहा, मुझे एक बेटा चाहिए। तभी उसी वक्त मेरी मॉम ने कहा, तुम लोगों ने डोर बंद नहीं किया। डैड ने अंदर आते हुए कहा, मैं बस तुम्हारे लिए इसे बंद कर देता हूँ। अरे घबराओ मत, घबराओ मत। टैंकी ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, जंग को इस तरह देखना मेरे लिए पहली बार है। ये सब तुम्हारी गलती है। रात के डिनर के टाइम मेरी माँ ने मुझसे कहा, चेनसिक्स, तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो क्या? मैंने कहा, मॉम, क्या हुआ? मेरी मॉम ने गुस्से में कहा, मैं आमतौर पर ध्यान नहीं देती, लेकिन तुम उसके हस्बैंड हो। क्या तुम्हें ये तक नहीं पता कि शोयू के पीरियड्स चल रहे हैं? महीने के उस समय में किसी औरत को इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। मैंने उन्हें सफाई देते हुए कहा, मेरा ऐसा करने का कोई प्लान नहीं मॉम, मैं इन सारे दिनों से उसकी देखभाल कर रहा हूँ। मैं अभी भी कुछ करने का प्लान नहीं बना रहा था। अगर तुम लोग अचानक अंदर नहीं आ जाते तो मेरी मॉम ने कहा, शोयू, सॉरी आंटी, हम आपकी तरफ से इसे सबक सिखा देंगे, गुस्सा मत कीजिए। टैंकी ने अपने कपड़े पकड़ते हुए कहा, आंटी, मेरा पीरियड पहले ही खत्म हो चुका है और ऊपर से इस तरह की सिचुएशन का सामना करना मेरे लिए भी पहली बार है। मेरी मोम ने चौंकते हुए कहा, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम थोड़ी देर और बाहर रहते तो 10 महीने में हम ग्रैंड पेरेंट्स बन सकते थे? अरे इतनी जल्दी वापस आने की गलती मेरी ही है। मैंने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मोम, आप आखिर कह क्या रही हैं? टैंकी ने कहा, मोम, डैड,
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 6 और मैं दोनों बहुत हेल्दी हैं। हम मेक श्योर करेंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके एक ग्रैंडसन को गोद में उठा सकें। माँ ने एक्साइटेड होते हुए कहा, सुना तुमने, हमारी डॉटर इन लॉ ने मुझे मॉम कहा और वो मुझे एक ग्रैंडसन देने वाली है। मेरे पापा ने भी कहा, मैंने उसे मुझे डैड कहते हुए भी सुना। अब तुम्हें पता चला कि खुश कैसे रहा जाता है। मैंने कहा, अभी 1 सेकंड पहले मुझे पूरा लेक्चर कौन दे रहा था? मॉम ने मेरी तरफ उंगली दिखते हुए कहा, चुप रहो यूयू, भले ही तुम्हारे डैड और मैं जल्दी एक ग्रैंडसन चाहते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो। अगर तुम 1 साल और वेट करो तब भी बिल्कुल ठीक है, पहले तुम दोनों अपनी न्यूलीवेड लाइफ एंजॉय कर लो। पापा ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हमें कोई जल्दी नहीं बेटा, ये लो, ये वाला असली अच्छा सामान है, जब भी फ्री टाइम मिले थोड़ा सा पी लेना, बस ध्यान रखना कि कभी ज्यादा मत पी। मैंने कहा, थैंक्स डैड, मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूँ। टैंकी ने कहा, हाँ मॉम, मेरी मॉम हाल ही में एक ड्रामा की शूटिंग कर रही है, जैसे ही उनकी फिल्मिंग खत्म होगी मैं दोनों फैमिलीज की मुलाकात अरेंज कर दूं। माँ ने हाँ में सिर हिलाया। डिनर के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो मैंने कहा, मॉम डैड आप लोग अब वापस चले जाइए। इसके बाद हम लोग वहां से चले गए। माँ ने जाते हुए कार को देखते हुए कहा, मुझे अपनी डॉटर इन लॉ बहुत ज्यादा पसंद है, क्या हमारा बेटा वो लिकर की बोतल अपने साथ ले गया? पापा ने कहा, चिंता मत करो, सब पैक करके तैयार है। सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद टंकी की असिस्टेंट ने बोला, लिटिल चेन, तुम्हारा 5000 युएन का बोनस पहले ही तुम्हारे अकाउंट में आ गया है, साथ ही तुम्हें कल लीन ग्रुप में साइट विजिट के लिए जाना। प्रेसिडेंट जंग ने खास तौर पर तुम्हें और लीन चाओक्सियाओ को साथ जाने का निर्देश दिया है। उसके जाते ही कंपनी के एम्प्लॉय ने कहा, लिटिल चेन, अब जब तुम्हारा बोनस आ गया है तो क्या तुम्हें हमें एक मील की ट्रीट नहीं देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमें भी तुम्हारी गुड फॉर्चून में थोड़ा हिस्सा लेने। मैंने उनसे कहा, नहीं रुको, मुझे अभी अभी पेचेक मिला है, पहले मुझे अपनी वाइफ को डिनर पर ले जाकर ट्रीट देना है। तभी एक एम्प्लॉय ने कहा, लिटिल चेन, मुझे लगता है तुम्हारे लिए एक डिलीवरी आई है। मैंने कहा, कैसी डिलीवरी? उसने कहा, कोई आइडिया नहीं, अभी जो आदमी ऊपर आया था उसने कहा कि ये तुम्हारे नाम पर है। नीचे पहुंचते ही एक डिलीवरी गर्ल ने मुझे बॉक्स पकड़ाते हुए कहा, हेलो, क्या ये मिस्टर चेन सिक्सयू हैं? किसी ने मुझे ये पैकेज आपको डिलीवर करने के लिए दिया है, कृपया इसे चेक करके साइन कर दीजिए। मैंने उसे कहा, क्या सेंडर ने बताया कि वो कौन थे? उसने कहा, सॉरी मिस्टर चेन, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज हैं और सेंडर ने अपना नाम बताने से मना कर दी। मैंने कहा, ठीक है, मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा। तभी असिस्टेंट ने कहा, ये क्या है? तुम्हें एक सीक्रेट एडमायर मिल गया। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी भी मेरी कजन का वीचेट चाहिए या नहीं? उसने कहा, नहीं थैंक्स, तुम्हारी बड़ी बहन हाल ही में एक ऐसे लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी जो 1999 में पैदा हुआ है। वो हैंडसम है और उसकी हाइट 190 सेंटीमीटर है। तुम अपनी कजन को ही रख लो, पहले उसे थोड़ा और बड़ा होने दो। मैंने उसे वार्न करते हुए कहा, सावधान रहना, कहीं तुम्हारे पैसे और लुक्स दोनों ठगी में न चले जाएं। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, सीनियर ब्रदर चैन, तुम दिन ब दिन ज्यादा बोल्ड होते जा रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेसिडेंट जंग को बता दूं कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है? मैंने पार्सल में से कुछ तस्वीरें निकालते हुए कहा, तुम सिंगल डॉग्स को कुछ भी नहीं पता। उसने जब अपनी फोटो देखी तो कहा, चेन सिक्स, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने अपनी तस्वीरें खिंचवाने के लिए किसी को हायर किया है। मैंने उससे कहा, दिमाग तुम्हारा खराब हुआ है, मैं ऐसा क्या बेकार बैठा हूं कि किसी को पैसे देकर कार से उतरते हुए अपनी तस्वीरें खिंचवाऊंगा? असिस्टेंट ने फोटो के पीछे देखते हुए कहा, फिर इसका क्या मामला है? तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है? मैंने कॉन्फिडेंस होते हुए कहा, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैं तो बस एक इंटर्न हूं, क्या इनका दिमाग खराब है? और कंपनी के ठीक नीचे मेरी तस्वीरें खींच पाने का मतलब है कि ये पक्का कंपनी के अंदर का ही कोई आदमी है ना? असिस्टेंट ने कहा, बिल्कुल, ये तस्वीरें मुझे दे दो, मैं जाकर जांच करता हूं। मैंने कहा, ठीक है, फिर परेशानी के लिए सॉरी। असिस्टेंट ने सीधा ऑफिस जाते हुए कहा, प्रेसिडेंट झांग, कोई आपके हस्बैंड को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। झांग ने कहा, ओह, कौन है वो? किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ऐसा कुछ करने की कोशिश करे? उसने फोटो देखते हुए कहा, 1 मिलियन ट्रांसफर कर दो। मैनेजर शेंग, तुम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन संभालो। पहला, 6U को पैसे ड्रॉप ऑफ लोकेशन पर छोड़ने भेजो। दूसरा, चुपके से सर्वेलेंस कैमरास लगवा दो। तीसरा, जाकर लॉयर ली को ढूंढो और उससे कहो कि मैं चाहती हूं ये आदमी 10 साल तक जेल में सड़े, तब जाकर उसे दोबारा डे लाइट देखने को मिले। उसकी असिस्टेंट ने उसे थंब दिखाते हुए कहा, आप अभी भी पहले की तरह रूथलेस हैं प्रेसिडेंट जंग। उसने कहा, फिर तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? उसकी असिस्टेंट ने जाते हुए कहा, तुम्हारे हस्बैंड को ब्लैकमेल करने की कोशिश? इस आदमी ने सच में एक मजबूत लोहे की दीवार से टक्कर ले ली है। जांग ने तस्वीर देखते हुए कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि पर्दे के पीछे से असली में कौन सब कुछ चला रहा है। तभी मैंने उससे वीचैट पर मैसेज करते हुए कहा, वाइफी, मेरा बोनस आ गया, आज रात मैं तुम्हें डिनर खिलाऊंगा। उसने कहा, हम कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ महंगा, सुनने में अच्छा है। मैंने उससे कहा, चलो यूएन और जू चलते हैं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और एक भी बैड रिव्यू नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? जांग ने कहा, यूएन और जू, क्या ये वही रेस्टोरेंट नहीं है जो मेरे कॉलेज रूममेट ने खोला है? मैंने कहा, वेल वाइफ, तुम्हें ये पसंद नहीं है क्या?
उसने कहा, मुझे बहुत पसंद है। मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ी देर में तुम्हारी जगह खाना खाने आ रहे हैं, उसने चुपके से कहा, और हमें वाइन देने के अलावा हमारे पास आकर परेशान करने की हिम्मत मत करना। उसने फोन पर बात करते हुए कहा, मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ी देर में तुम्हारी जगह खाना खाने आ रहे हैं और हमें वाइन देने के अलावा हमारे पास आकर परेशान करने की हिम्मत मत करना। ओह, अब मामला इंटरेस्टिंग होने लगा है। जल्दी से मेरे लिए वेटर की यूनिफॉर्म लेकर आओ। जब हम लोगों ने रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसने कहा, तुम क्या देख रहे हो? क्या मैं आज प्रीटी नहीं लग रही? मैंने उससे कहा, तुम गॉर्जस लग रही हो। मैं बस सोच रहा था कि अगर भविष्य में हमारी दोनों कंपनीज बैंकरप्ट हो गई तो हमें मिलकर एक कॉस्मेटिक कंपनी खोल लेनी चाहिए। हम पक्के तौर पर खूब पैसा कमाएंगे। उसने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, बैंकरप्ट तो तुम होने वाले हो। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही जंग ने कहा, हस्बैंड मुझे ये कॉल उठानी, तुम पहले ऑर्डर कर लो। ओके। तभी एक वेटर ने आते हुए कहा, सर आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? वेल, मेरी वाइफ ने कहा है कि हमें कुछ अच्छा और महंगा खाना चाहिए, तो क्यों ना आप हमारे लिए एक सेट तैयार कर दें। वेटर ने कहा, ओह मेरे हैंडसम छोटे भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शादी के बाद भी तुम अपनी वाइफ पर इतने प्यार लुटाते हो। मैंने उससे कहा, मेरी वाइफ भी मुझ पर बहुत प्यार लुटाती। उसने मेरी तरफ कार्ड बढ़ाते हुए कहा, हैंडसम ये हमारे रेस्टोरेंट का सुप्रीम VIP कार्ड है। मैंने उससे कहा, पूरे बिल पर 40% ऑफ मिलेगा, आप मुझे ये फ्री में क्यों दे रही हैं? उसने कहा, हमारी लेडी बॉस को तुम्हारे जैसे हैंडसम यंग गाइज बहुत पसंद है। उसका फोन नंबर पीछे लिखा है, वो काफी खूबसूरत भी है, यू नो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो उसे कॉल कर सकते हो। मैंने मन में कहा, क्या ये औरत पागल है? उसने कहा, मैं अभी आपकी डिशेस तैयार करवाती हूँ, बाद में हमारी लेडी बॉस को कॉल करना याद रखना। ओके। उसके वहां से जाते ही मैंने जंग से कहा, वाइफी शायद हमें किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाना चाहिए, ये जगह थोड़ी वियर्ड लग रही है, ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं लगती। मेरी वाइफ ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने उसे कहा कि वेट्रेस ने मुझे सुप्रीम VIP कार्ड दिया और कहा कि मुझे बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन फिर मुझे उनकी लेडी बॉस को कॉल करने के लिए कहा और बोली कि उसे यंग स्टड्स पसंद है, शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या तुम्हारे हस्बैंड की पर्सनल सेफ्टी अब सिक्योर भी है या नहीं? उसने मेरे हाथ से कार्ड लेते हुए कहा, इसे मुझे दो, मैं संभालती हूँ। जांग ने वेटर के पास जाते हुए कहा, तुम लेडी बॉस होकर वेटर की यूनिफॉर्म पहनकर इधर उधर घूम रही हो, क्या तुम थोड़ी चाइल्डिश नहीं हो रही? उसने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा, मैं चाइल्डिश कैसे हो रही हूँ? तुम्हें किसने कहा था कि तुम अपने हस्बैंड से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं कराओगी? जांग ने कहा, किसने कहा कि मैं उसका इंट्रोडक्शन नहीं कराने वाली थी? ये पहली बार है जब मेरा हस्बैंड मुझे प्रॉपर मील के लिए बाहर लेकर जा रहा है। हम बस साथ में थोड़ा स्वीट अलोन टाइम एंजॉय करना चाहते थे, यू नो। उसकी फ्रेंड ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारी जियांगबेई कैंपस बेले की शादी हो गई और शादी के बाद भी तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे फर्स्ट डेट पर आए कोई कपल हो। हनी, तुम दोनों साथ में रह चुके हो, फिर भी इतनी शाई क्यों बन रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने अभी तक एक ही बेड शेयर नहीं किया? जांग ने उसका मुंह बंद करवाते हुए कहा, अपनी आवाज धीमी रखो। उसकी फ्रेंड ने कहा, हम क्या इसीलिए कि वो अच्छा नहीं है? मैं कुछ ऐसे वेटरन ट्रेडिशनल मेडिसिन डॉक्टर्स को जानती हूँ जो इस मामले में कमाल के हैं। जांग ने उसे डांटते हुए कहा, यहाँ से निकलो, तुम्हारा हस्बैंड ही अच्छा नहीं है। उसकी फ्रेंड ने कहा, फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं वेटरन डॉक्टर्स को क्यों जानती हूँ? जांग ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। लो, अपना कार्ड वापस ले लो, मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। तुम्हारा छोटा सा टेस्ट बिल्कुल काम नहीं आया, यू नो। मेरा हस्बैंड पूरी तरह से रॉक सॉलिड है। मुझे ऐसा मासूम और इनोसेंट छोटा भाई समझकर ऐसी बातें बताने की कोशिश कर रही हो। उसकी फ्रेंड ने कहा, क्या लोग हमेशा ये नहीं कहते कि छोटे लड़कों को मस्ती करना बहुत पसंद होता है? यहाँ तो सिस्टर को जलन हो रही, तुम्हें इतनी अच्छी जिंदगी जीने का मौका कैसे मिल गया? जांग ने जाते हुए कहा, मैं तुमसे बहस करके थक गई हूँ, अब मैं अपने हस्बैंड के साथ कैंडललिट डिनर करने जा रही हूँ, तो यहाँ आकर सब खराब करना बंद करो। बिना फेस दिखाए यूट्यूब से 1 लाख प्लस रुपए महीना कमाना चाहते हो? मैंने जो कुछ सीखा और अप्लाई किया सब इस ई बुक में स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। डिनर करते टाइम उसकी फ्रेंड ने कहा, मिस्टर चेन, मैं आपको और आपकी वाइफ को शानदार मील की शुभकामनाएं देती हूँ। हालांकि आपकी वाइफ ने मुझे खास तौर पर धमकी दी है कि वाइन सर्व करने के अलावा मुझे किसी और समय आपके पास आकर आप दोनों को परेशान करने की इजाजत नहीं है, तो अब मैं चलती हूँ। मैंने कहा, टंग सिंह, तुमने मुझे फंसा दिया। तुम जानती हो वो क्लासमेट, तुम्हारी क्लासमेट काफी अच्छी है। तानकी ने कहा, हाँ वो काफी अच्छी, चलो चेन टिश्यू के नाम चीयर्स करते हैं। उसी समय मेरी एक्स ने उधर आते हुए कहा, अब क्या तुम्हारी वाइफ है तो तुम मुझसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो? तभी उधर बैठे कस्टमर ने कहा, क्या अब अच्छा शो शुरू होने वाला है? मेरी वाइफ ने कहा, बिल्कुल, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। तो क्या बात है मिस केन, तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे ससुराल वाले आपस में बहुत अच्छे टर्म्स में हैं और तुम मेरे हस्बैंड के साथ बचपन से ही बड़ी हुई हो। मैं तुमसे ज्यादा हर्ष कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन चेन टिश्यू की अब वाइफ है, दूसरी औरतों से दूरी बनाए रखना मेरी मांग है, समझी? उसने हकलाते हुए कहा, तुम टंकी ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखने पर फोकस करना चाहिए, है ना? उधर उसकी फ्रेंड ने सोचते हुए कहा, अब मुझे समझ आया, बचपन से साथ बड़े हुए, इसका मतलब ये दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स, जबकि जियांग यू वो न्यूकमर है जो अचानक बीच में आ गई। दूसरे शब्दों
शब्दों में, इस न्यूकमर जियांगयू ने सिर्फ इस चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को आसानी से हरा ही नहीं दिया, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने हस्बैंड के सामने खड़ी होकर उस चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को जमकर सुना भी दिया। और जियांगयू के हस्बैंड ने न तो उसे रोका और न ही एक शब्द कहा, बस जियांगयू को उस चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को उसकी जगह दिखाने दिया। पूरी बात का एक ही कंक्लूजन निकलता है, ये आदमी उस चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अरे ये तो अजीब, क्या आजकल के छोटे लड़कों को ओल्डर विमेन इतनी ज्यादा पसंद आने लगी हैं? मैंने अपनी वाइफ से कहा, वाइफ मेरा बेटा कह रहा है कि अगर तुम अभी वापस नहीं आई तो वो मुझे फायरिंग स्क्वाड से मरवा देगा। तभी जंग की फ्रेंड के फोन पर कॉल आया, उसने कहा कि अयो तो मरवा दे, बस मेरा अच्छा शो खराब मत करो। कॉलेज के दिनों से मेरा एक ड्रीम था और वो था जेंग्यू और स्कूल हंक को डेट करते हुए देखना। आज आखिरकार वो पूरा हो गया। मेरी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ने कहा, तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाकर ही मानो। झांग की फ्रेंड ने कहा और बस वो ऐसे ही चली गई। चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को हराकर न्यूकमर जीत गई। क्या शानदार शो था। मैंने टैंकी से कहा कि वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई, मैंने तो कभी नहीं सुना कि उसकी शादी हुई है। शादी के बिना प्रेगनेंसी। टैंकी ने कहा, तुम्हें नहीं पता, जब उसने तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी तब वो पहले से प्रेग्नेंट थी। रुको, क्या इसी वजह से तुमने उसे पहले रिजेक्ट किया था? मैंने उससे कहा, ऐसा नहीं है, मुझे बस जेन्युइनली वो पसंद नहीं थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उस समय वो पहले से प्रेग्नेंट थी। तो इसका मतलब वो मुझे बेवकूफ बनाकर उस बच्चे की जिम्मेदारी मेरे सिर डालने की कोशिश कर रही थी। मेरी वाइफ ने कहा, तुमने सही समझा, लिटरली यही हुआ था। मैंने चेयर पर टिकते हुए कहा, तभी तो उस समय उसका बिहेवियर इतना अजीब था। वो बार बार इंसाइट कर रही थी कि मुझे उससे शादी करनी ही होगी। कितनी ब्लैक हार्टेड औरत है। एक मिनट, तुम्हें ये सब पहले से पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? टैंकी ने कहा, मुझे बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता चला। एक्चुअली एक समय मुझे शक भी हुआ था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा है। मैंने उससे कहा, क्या सीरियसली तुम्हें मुझ पर शक था? तो जब तुम हर दिन मेरे सामने आते थे, क्या तुम मन ही मन मुझे स्कमबैग समझकर कोसते नहीं थे? टैंकी ने पास आते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा था। भले ही मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही मुझे तुम पर गहरा विश्वास था। ठीक है हबी, चीयर्स करें। मैंने उससे कहा कि क्या आज को हमारी पहली ऑफिशियल डेट माना जाए? तो फिर वो सारी दुखी करने वाली बातें अब पास्ट में हैं। एक शानदार डेट के नाम, हैप्पी डेट। बाहर निकलते ही उसकी फ्रेंड ने उससे कहा, क्या तुम दोनों ने खाना एंजॉय किया? टैंकी ने कहा, ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही बता दिया है कि तुम मेरी कॉलेज रूममेट हो। उसकी फ्रेंड ने कहा, ठीक है, अब हेलो भी हो गया, जल्दी वापस काम पर जाओ। ठीक है, क्योंकि तुमने इसे ऑनलाइन खरीदा है, याद रखना 5 स्टार रिव्यू जरूर देना। मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके समझ गया। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, फिर से जरूर आना। जब हम लोग जा रहे थे तो मैंने कहा, ओह वाइफ, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के लोग काफी अजीब हैं। उसने कहा, तुम ये बिल्कुल सही कह रहे हो। जब सामने बैठे ड्राइवर ने देखा कि हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है तो उसने कहा, मास्टर आपके गले में कुछ प्रॉब्लम है क्या? यंग मैन, तुम्हें किसी यंग लेडी के पीछे ऐसे नहीं भागना चाहिए। मैंने टैंकी को पकड़ते हुए कहा, मास्टर हम मैरिड कपल हैं। मेरी वाइफ ने कहा, हस्बैंड तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ड्राइवर ने सॉरी कहते हुए कहा, ओह सॉरी, मुझे अपना मुंह नहीं चलाना चाहिए था। ड्राइवर ने अपनी स्कूटी पर बैठते हुए कहा, आजकल के यंगस्टर्स शादी हो जाने के बाद भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे बिल्कुल प्योर और इनोसेंट हो। उसके जाने के बाद मैंने टैंकी से कहा, अगली बार मैं अपना मुंह चलाने की हिम्मत नहीं करूंगा। टैंकी ने कहा, हस्बैंड हम घर आ गए। मैंने उसकी ठुड्डी ऊपर करते हुए कहा, मुझे पता है वाइफी, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। उसने कहा, तो फिर मुझे किस कर लो। मैंने उसे किस करते हुए कहा, क्या तुम रेडी हो? अगली सुबह उसके जाते ही मैंने कहा, वाइफ तुम जाग गई? उसने कहा, मैं जाग गई हूँ। मैंने कहा कि क्या हुआ, तुम अभी भी कवर्स के अंदर क्यों छिपी हुई हो? टैंकी ने अपना मुंह छिपाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस मुझे भूख लगी, मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, जल्दी जाओ और मेरे लिए बना दो। मैं उसके करीब जाते हुए कहा, ठीक है मैं अभी जाता हूँ। वाइफी थोड़ी देर और सो जाओ। मैं उसके माथे पर किस करके वहां से चला गया। टैंकी ने बेड से उठते हुए कहा, मुझे क्या हो रहा है? जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कने लगता है और मेरा चेहरा लाल क्यों हो जाता है? मुझे इतनी शर्म क्यों महसूस होती है? उसने जब देखा कि उसके फोन पर उसकी फ्रेंड की बहुत सारी कॉल हैं तो उसने उठाते हुए कहा, बेब तुमने मुझे इतनी सुबह क्यों कॉल किया? मैं तो अभी तक उठी भी नहीं हूँ। शनकियान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मैं चैन सिक्स्यू की आंखों में भी नहीं देख पा रही हूँ। उसकी फ्रेंड ने उसे कहा, ओह माय गॉड गर्ल, कंग्रेचुलेशन कि आखिरकार तुमने उसे लॉकडाउन कर ही लिया। टैंकी ने कहा कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि मुझे उसे देखने में इतनी एम्बेरसमेंट क्यों महसूस हो रही? तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। ये बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन मैं हमेशा उसकी नजरों से बचती तो नहीं रह सकती, राइट? क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है? बस ऐसा ही होता है। इसकी चिंता मत करो, आज अच्छे से रेस्ट करो और आज भी कीप इट अप। रुको, आज कीप इट अप, कल भी, उसके अगले दिन भी, हर सिंगल डे। हाँ तो क्या बात है, चेन सिक्स्यू कैसा है? टांकी ने कहा, वो बहुत अच्छा है, बहुत। ओह माय गॉड, इतनी हाई रेटिंग। हेलो बेस्टी। उसके इतना कहते ही टैंकी ने कॉल कट कर दिया। टैंकी ने कहा, थोड़ा और डिटेल में बता सकती हो? जो भी हो, मैं कॉल रख रही हूँ।
हस्बैंड, रुको, मैं आखिर सोच क्या रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, ये सब शैन कयान की गलती है, उसने मुझे फिर से इतना फ्लस्टर्ड कर दी। मैंने खाना अंदर लाते हुए कहा, किसने तुम्हें फिर से फ्लस्टर्ड कर दिया? टांकी ने कहा, कुछ नहीं है। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कल रात की बात मत करना। टांकी ने भी कहा, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने इससे कहा कि पहले अपना खाना खा लो, तब तक मैं अपना सामान पैक करती हूँ। टांकी ने भी कहा, ठीक है, मुझे भी बिजनेस ट्रिप पर जाना है। मैंने उससे कहा, तुम भी बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ जा रही हो? टांकी ने कहा, बिल्कुल, मैंने तुम्हारा टिकट कैंसिल कर दिया और लिन शाओ से तुम्हारे लिए दूसरी फ्लाइट बुक करवा दी। मैंने उससे कहा, फ्लाइट? बॉस वाइफ, मैं तो बस एक मामूली असिस्टेंट हूँ। कंपनी पॉलिसी के हिसाब से शायद मैं कंपनी रिम्बर्स्ड फ्लाइट के लिए एलिजिबल भी नहीं हूँ। उसने आंख मारते हुए कहा, मैं बॉस हूँ, रूल्स मैं बनाती हूँ। मैंने उसके करीब आते हुए कहा, जब तक हमारे पास थोड़ा टाइम है वाइफ, मैं चुपके से तुम्हें एक छोटा सा किस करना चाहता हूँ। फ्लाइट में जब उसकी असिस्टेंट आई तो उसने बोला कि प्रेसिडेंट जियांग, आप आज इतनी अलग क्यों लग रही हैं? आप तो प्रैक्टिकली चमक रही हैं। टांकी ने जब अपने फेस को देखा तो कहा, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? उसकी असिस्टेंट ने उसे डॉक्यूमेंट देते हुए कहा, जंग, ये रहे डॉक्यूमेंट। उसकी असिस्टेंट ने मेरे क्लिक किए हुए फोटो को दिखाते हुए कहा, ब्रो, मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुम प्रेसिडेंट जंग की इस तरह फोटोज खींचोगे तो आज रात तुम्हें अपने होटल रूम में भी घुसने नहीं दिया जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या ये फोटो अच्छी नहीं है? फिर फोटोज कैसे खींचनी चाहिए? उसके असिस्टेंट ने मेरा फोन लेते हुए कहा, फोटोग्राफी पूरी तरह कंपोजिशन, लाइटिंग और एंगल्स का खेल है। मैंने उससे कहा, वाह, कितने प्रोफेशनल हो। तभी टंकी ने कहा, क्या तुम मेरी फोटोज खींच रहे थे? क्या मुझे कोई पोज देना चाहिए? उसके असिस्टेंट ने कंबल ओढ़ते हुए कहा, उफ, हर सिंगल डे मेरे मुंह पर कपल का प्यार दिखाया जा रहा है। मेडिकल एक्सपेंसेस, लेकिन अच्छा है कि वो मेरे साथ इस बिजनेस ट्रिप पर है, इसलिए आखिरकार मैं थोड़ा काम चोरी कर सकती हूँ। टैंकी ने मेरे पास आते हुए कहा, हस्बैंड, क्या तुम्हें पता है कि मैंने अभी तुम्हें चुपके से मेरी फोटोज खींचते हुए देख लिया था? मैंने कहा, फिर तुमने ऐसे प्रिटेंड क्यों किया जैसे तुम्हें कुछ दिखा ही नहीं? टैंकी ने कहा कि क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम मेरी फोटोज कैसे खींचो। मैंने कहा, और रिजल्ट कैसा रहा? टैंकी ने कहा कि तुम जैसे भी फोटो खींचो मुझे पसंद। हम लोगों ने अंदर आए तो मैंने कहा, ये सिक्योरिटी इतनी डीली है। टैंकी ने कहा, राइट, ये किसी सीरीज सी फंडिंग वाली कंपनी जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। मैंने काउंटर पर जाकर पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या ये जियांगवे कंपनी है? एम्प्लॉय ने बेफिक्र अंदाज में कहा, तुम खुद देखकर नहीं बता सकते? तभी एक आदमी ने फोन पर बात करते हुए कहा, फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात को रोक कर रखो, हम अभी सीरीज सी राउंड से डील कर रहे हैं। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर हम बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन रूमर्स को तुरंत दबाओ। जब हम लोगों ने ये सुना तो टंकी बोली, कुछ तो गड़बड़ है, पहले यहां से निकलते हैं। टंकी ने कार में बैठते हुए कहा, शौक सियाओ, तुरंत इन्वेस्टिगेट करो कि जियांगवे के अंदर कुछ गलत हुआ है या नहीं। उसकी असिस्टेंट ने कहा, गॉट इट, मैं अभी इसकी जांच शुरू करती हूँ। मैंने टंकी से कहा, लगता है इस कंपनी के सामने कोई ट्रबल आ गया है, इसका तुम पर भी असर होना चाहिए, राइट? टंकी ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा, चिंता मत करो, कंपनी के पास पैसा हो या ना हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जैसा कि एक दबंग सीईओ से उम्मीद थी। कितनी हैकी है। शाओ शाओ ने कहा, प्रेसिडेंट जियांग, अब हम कहां जा रहे हैं? तांकवी ने कहा, पहले अपना लगेज होटल में रख दो, फिर जाकर इन्वेस्टिगेशन करो। शाओ शाओ ने कहा, और आप लोग? टैंकी ने कहा कि हम तो बाहर घूमने जा रहे हैं। शाओ शाओ ने घबराते हुए कहा, ऑब्वियसली, तो सारा काम करने के लिए मैं ही अकेला बचा हूं। तुम दोनों बाहर घूमने जा रहे हो? मैं भी जाना चाहती हूँ। मैंने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ते हुए कहा, घूमने? क्या घूमने? मेरी वाइफ और मैं थोड़ा स्वीट अलोन टाइम एंजॉय कर रहे हैं। तुम थर्ड व्हील बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जल्दी जाओ और काम करो। शाओ शाओ ने कहा, हाँ ठीक है, हाँ। मैंने तांकी को पकड़ते हुए कहा, वाइफ, तुम अभी तक संभाल पा रही हो? तांकी ने कहा कि कौन कह रहा है कि मैं नहीं संभाल पा रही। तभी टंकी को उसकी असिस्टेंट शाओ शाओ का कॉल आता है, प्रेसिडेंट जियांगवे, हमें पता चला है कि उनका एक टॉप लाइव स्ट्रीमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट चल रहा है। असली वजह अब भी क्लियर नहीं है। टैंकी ने कहा, कल उस स्ट्रीमर से कॉन्टैक्ट करो और पूरी डिटेल्स पता करो। शाओ शाओ ने कहा, गॉट इट, मैं अभी अरेंज करती हूँ। साथ ही जियांगवे कंपनी के प्रेसिडेंट चू आपको डिनर पर इन्वाइट करना चाहते हैं। टैंकी ने कहा, उनसे कह दो कि मैं कल खुद जाकर चीजों का इंस्पेक्शन करूंगी, आज रात मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने उसे फोन लेते हुए कहा, तो तुम्हें डेफिनेटली इंतजार करना पड़ेगा। क्या हुआ सेक्रेटरी लिन, कृपया अपने काम पर ठीक से ध्यान दें और हमें डिस्टर्ब करना बंद करें। मैंने टैंकी से कहा, वाइफी, चलो जारी रखते हैं। उसने भी कहा, हम जारी रखते हैं। तभी दरवाजे से आवाज आती है, हेलो, क्या आप मिस्टर चेन और मिस जियांग हैं? आप दोनों के लिए एक डिलीवरी आपके डोर पर छोड़ी गई है। मैंने तांकी से कहा, क्या तुमने कुछ खरीदा था? उसने कहा, मैंने कुछ नहीं खरीदा। मैंने बॉक्स में से ड्रेस निकालते हुए कहा, मैंने भी कुछ नहीं खरीदा। फिर यह पैकेज किसका हो सकता है? बेब, ये सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया गया बैटल आउटफिट है। उसने घबराते हुए कहा, ये जरूर चेन क्वीन ने खरीदा होगा। मैंने उसके पास जाते हुए कहा, वाइफ, आई लव यू।
तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। उसने कहा कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, मैं शॉवर लेने जा रही हूँ, मेरा इंतजार करना, मेरे एंसेस्टर। ठीक है। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि टेबल पर एक मसाज लिखा हुआ है, वाइफी थोड़ी देर और सो जाओ, हबी रन पर जा रहा है और वापस आते समय ब्रेकफास्ट ले आएगा, लव यू। टैंकी ने हंसते हुए कहा, कितना थॉटफुल है। तभी उसको उसकी बेस्टी का कॉल आया। उसने कहा कि कैसा रहा, कल रात कैसी रही। टैंकी ने कहा, मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान। कल रात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। उसकी बेस्टी ने कहा, हाँ, तुम बताओ या ना बताओ, मुझे पता है। क्या ऐसा लगा जैसे तुमने पूरी रात किसी टफ मुकाबले में हिस्सा लिया हो और पूरा शरीर दर्द कर रहा हो। टैंकी ने कहा, यहाँ से निकलो। तभी शूबियाओ ने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर चेन, क्या आपने कल रात अच्छी तरह रेस्ट किया। मैं शूबियाओ हूँ, जंगवे कंपनी का बॉस। हाँ, मैंने मन में कहा तो ये निकले जनाब, सुबह सुबह ही मुझे घेरने आ गए, पक्का कुछ तो गड़बड़ है। उसने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, आखिरकार आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं सोच रहा था कि प्रेसिडेंट शू इतनी सुबह यहाँ मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं, क्या तुम्हें कोई काम था। शूबियाओ ने मुझसे कहा, मिस्टर चेन, क्या तुम इंटरेस्टेड हो। मैंने सोफा पर बैठते हुए कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि मिस्टर चेन, आज तुम्हें ढूंढना मेरे लिए सच में आखिरी रास्ता है। हमारी कंपनी इस समय सीरीज सी फंडिंग राउंड से गुजर रही और मैं उम्मीद कर रहा था कि मिस्टर चेन आप प्रेसिडेंट जियांग के सामने हमारी तरफ से अच्छी बात कर सकते हैं। उसने मेरी तरफ कुछ पैसे बढ़ाते हुए कहा, यह मेरी तरफ से अप्रिसिएशन का बस एक छोटा सा टोकन है। उसने मन ही मन सोचा कि उस जैसी बॉस लेडी का एक आम रखा हुआ टॉय बॉय, शायद उसने इतना पैसा पहले कभी देखा भी नहीं होगा। अगर ये उसके कान में मीठी मीठी बातें कर दे तो मेरा काम डेफिनेटली आसान हो जाएगा। मैंने सोचा कि इस आदमी ने जरूर मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन की है। उसे पता है कि यूयू और मेरी अचानक फ्लैश मैरिज हुई है और अब वो कैश देकर मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है ताकि अपना रास्ता साफ कर सके। मैंने कहा, प्रेसिडेंट शू, सॉरी, मैं जैसा हूं वैसा ही बोलता हूं। मैं अभी अभी कॉलेज से निकला हूं और प्रेसिडेंट जियांग के यहाँ मेरी कोई खास चलती भी नहीं है। मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता। ठीक है। मैं सोफा से उठते हुए कहा, सॉरी, मेरी वाइफ ने अभी खाना नहीं खाया है, अब मैं चलता हूँ, आराम से रहिए। उसने कहा कि आजकल के टॉय बॉयज की भूख भी इतनी बड़ी होती है क्या। 50,000 भी उसे मनाने के लिए काफी नहीं थे। तभी शाओक्सियाओ ने पूछा कि शूबियाओ तुमसे क्या चाहता था। मैंने कहा, उसने मुझे ब्राइब देने की कोशिश की। उसने कहा, कितना। मैंने कहा, 5 मिलियन। शाओक्सियाओ ने कहा, उसने तो पूरी ताकत लगा दी है ना, फिर तुमने लिया क्यों नहीं। मैंने उससे कहा, एक एनवलप पूरा भरा हुआ था लेकिन उसमें निकले सिर्फ 50,000। उसके असिस्टेंट ने कहा, ओह, तो इसलिए तुमने नहीं लिया, मतलब तुम्हें लगा 50,000 कम थे। बदमाश, तुम तो उससे भी बड़ा कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे क्या। मैंने उससे कहा, क्या बकवास कर रही हो, क्या मैं ऐसा आदमी हूं। मैंने खाना बनाने के बाद कहा, वाइफ, खाना खाने का टाइम हो गया है। तानकी ने कहा, खुशबू तो कमाल की आ रही है। मैंने टैंकी से कहा कि ओह हाँ, शूबियाओ ने आज मुझे ब्राइब देने की कोशिश की थी और कहा कि मैं अपनी प्यारी बड़ी बहन के कान में मीठी मीठी बातें करूं। उसने खाते हुए कहा, कितने दिए। मैंने कहा कि एक एनवेलोप। टैंकी ने कहा, उसमें ज्यादा से ज्यादा 50,000 ही आ सकते हैं, राइट। बेवकूफ, वो बैंक कार्ड होना चाहिए था। मेरी जानकारी के हिसाब से उसमें कम से कम 5 मिलियन होने चाहिए। सच में 5 मिलियन थे। टैंकी ने मेरे पास आते हुए कहा, क्या तुम्हारा मन ललचाया। शूबियाओ अब भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अगर तुम उसके पीछे भागो तो अभी भी देर नहीं हुई है। देखो तुम क्या क्या बोल रही हो। मैंने खांसते हुए कहा, प्रेसिडेंट जियांग के हस्बैंड होने के नाते मैंने पूरी ईमानदारी और सख्ती से उसे मना कर दिया। हम लाल झंडे के नीचे पैदा हुए हैं और बसंत की हवा में पले बढ़े हैं। लोगों का विश्वास है और देश में ताकत है। टैंकी ने मुझे खिलाते हुए कहा, बुरा नहीं है, लगता है मेरा हस्बैंड सच में एक ईमानदार इंसान है। हालांकि जब बात खाने की आती है तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक बार पेट भरना और हर बार पेट भरना अलग बात है। मैंने खाते हुए कहा, प्रेसिडेंट जियांग, मेरी लॉयल्टी को आसमान और धरती दोनों टेस्ट कर सकते हैं। लिन शाओकियाओ की उकसाने वाली बातों को छोड़िए, मैं आपके लिए पूरी तरह लॉयल हूँ। इसके अलावा मैं आज सुबह बेकार में रनिंग करने नहीं गया था, मैंने असल में थोड़ी रिसर्च भी की थी। टैंकी ने अपना हाथ पोंछते हुए कहा, मेरा हस्बैंड सच में कमाल है। फिर बताओ, तुम्हें क्या पता चला। मैंने उससे कहा कि जिंगवई ने कॉन्ट्रैक्ट्स में छेड़छाड़ की है और कुछ स्टोर्स के व्यू काउंट्स को जानबूझकर दबाया गया था। अगर वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा फंड्स डालने पड़ते हैं और पिछले सालों की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स देखने पर पता चलता है कि इतनी सिंपल प्रॉब्लम की रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स में एक भी व्यक्ति ने नहीं की। टैंकी ने कहा, इसका मतलब हमारे इन्वेस्टिगेटर्स में भी प्रॉब्लम है। मैंने कहा, अंदर के लोगों ने आपस में मिलीभगत करके साथ मिलकर फायदा कमाया है। तभी जंग ने अपनी असिस्टेंट को कॉल करते हुए कहा, पिछले सालों में जिंगवई की इन्वेस्टिगेशंस की जिम्मेदारी किसके पास थी। उसने कहा, प्रेसिडेंट जियांग, वो इन्वेस्टिगेशन ग्रुप 1 का लीडर था। टैंकी ने कहा, लीगल डिपार्टमेंट को उसे इन्वेस्टिगेट करने और एविडेंस इकट्ठा करने के लिए नोटिफाई करो। उसने कहा, समझ गई, मैं अब भी अरेंज करता हूँ। मैंने उसके पास जाते हुए कहा, प्रेसिडेंट जियांग, देखिए, मैंने इतना बड़ा मामला सॉल्व करने में मदद
मदद की। क्या अब मैं अपना प्रोबेशनरी पीरियड जल्दी खत्म कर सकता हूँ? उसने मुझे किस करते हुए कहा, डार्लिंग, हमारी कंपनी में हर किसी को 6 महीने की इंटर्नशिप पीरियड पूरी करनी पड़ती है, यू नो। मैंने उसे गले लगते हुए कहा, ठीक है, जो भी। वैसे भी मेरे पास सपोर्ट करने के लिए वाइफ है, वाइफ ही मुझे खिला पिला सकती है। उधर शूबियाओ के ऑफिस में उसके असिस्टेंट ने आते हुए कहा, क्योंकि वो टॉय बॉय चेन जिक्स्यू हमारे पैसे लेकर नहीं गया, तुम्हें लगता है वो जाकर प्रेसिडेंट जंग को इस बारे में बता देगा? शूबियाओ ने कहा, उसकी हिम्मत है, वो बॉस के नीचे रखा हुआ बस एक टॉय बॉय है। अगर उसने बोलने की हिम्मत की तो मैं भी उसे फंसाने की हिम्मत रखता हूँ। मैं कह दूंगा कि उसने बहुत बड़ी ब्राइब के लिए अपना मुंह जरूरत से ज्यादा खोल दिया था। फिर देखते हैं प्रेसिडेंट जंग किसकी बात पर विश्वास करती है। उसके असिस्टेंट ने हंसते हुए कहा, तुमसे यही उम्मीद थी ब्रदर ब्याओ, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट जियांग खुद कंपनी के मामलों की इन्वेस्टिगेशन करने आई है, क्या इससे ये सब एक्सपोज नहीं हो जाएगा? इतनी बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर सीईओ वो हमारे बैनर के नीचे चल रही इतनी छोटी सब्सिडरी की परवाह क्यों करेंगी? वो तो बस अपने टॉय बॉय का साथ देने और मस्ती करने आई है, बस दिखावे के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके असिस्टेंट ने कहा, तो फिर भी तुमने उस टॉय बॉय चेन जिक्स्यू को ब्राइब देने का रिस्क क्यों लिया? शू बियाओ ने कहा, किसी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। उसने कहा कि कौन? तभी शू बियाओ के फोन पर शू का कॉल आता है। शू बियाओ ने कहा कि जिसकी बात कर रहे थे वही सामने आ गया। यंग मास्टर शू, आपके क्या ऑर्डर्स हैं? उधर हम लोग फोटोशूट में बिजी थे। मैंने कहा, ये एंगल ये वाला वॉलपेपर के लिए इस्तेमाल करने लायक अच्छा लग रहा है। तांकवी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी फोटोग्राफी स्किल्स इंप्रूव हो रही है। लिन श्याओ श्याओ काफी अच्छी तरह सिखाती है। मैंने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, यह भी देखना पड़ता है कि फोटो में कौन है। तुम जैसी खूबसूरत लड़की हो तो किसी भी एंगल से फोटो लो, अच्छी ही लगेगी। तानकी ने कहा, कितने स्मूथ टॉकर हो। तभी श्याओ श्याओ का कॉल आता है। उसने कहा कि क्या हुआ? प्रेसिडेंट जिंगवे कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट्स पूरी तरह फैब्रिकेटेड हैं। उनके अकाउंट्स में बहुत बड़े ब्लैक होल्स हैं और ये सब शू शाओवेन से जुड़ा हुआ है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? बिल्कुल पक्का। शू बियाओ और शू शाओवेन के बीच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है और दोनों ने मिलकर जिंगवे के साथ हेर फेर किया है। अब कंपनी फटने वाली है और ऑनलाइन रूमर्स फैल रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ने ब्रीब ली है। टैंकी ने जब ये सुना तो उसने गुस्से में कहा, हरामियों ने मौत को दावत दी है। तभी उसके असिस्टेंट ने उसे फाइल देते हुए कहा, अगर जिंगवे सच में बर्बाद हो गई तो इन्वेस्टिंग पार्टी होने के नाते हमारी कंपनी भी इसमें फंस जाएगी। एक बार खबर बाहर निकल गई तो हमारे स्टॉक प्राइस पर जरूर असर पड़ेगा और असिस्टेंट चेन पर ब्राइब लेने के आरोपों वाला विवाद तुम्हारी शादी को भी प्रभावित करेगा। मैंने उसे समझाते हुए कहा, वाइफी, असल में इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जिंगवे कंपनी का बर्बाद होने की कगार पर होना है। अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। शाओक्सियाओ ने कहा, लेकिन फेक कॉन्ट्रैक्ट्स, अंडर द टेबल ऑपरेशंस और गलत ट्रांजैक्शंस को कैसे सॉल्व करें? पूरी कंपनी पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है। मैंने टैंकी से कहा, वाइफी, ये जेन ग्रुप की प्रॉब्लम है। इंटरनल प्रॉब्लम्स को शायद तुम्हें वापस जाकर संभालना पड़ेगा। जहां तक जिंगवे की बात है, मैं यहीं रुककर कंपनी संभालूंगा। इसे मुझ पर छोड़ दो। जिंगवे की फाउंडेशन अच्छी है, बस इसे पैरासाइट्स ने अंदर से खोखला कर दिया है। अगर हम अकाउंट साफ कर दें और कंपनी को रिस्ट्रक्चर कर दें तो ये कंपनी अभी भी कमबैक कर सकती है। कंपनी कमबैक कर सकती है और बाकी सब कुछ भी सॉल्व हो जाएगा। श्याओ श्याओ ने कहा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा पिटफॉल है। जो भी इसे संभालेगा वो अपनी मौत की तरफ चल रहा होगा। मैंने कहा, इसीलिए मैं इसे संभाल रहा हूं। तांकवी ने कहा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? जिंगवे को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। ऐसे समय में मुझे आगे आकर साबित करना चाहिए कि तुमने गलत आदमी से शादी नहीं की है। टैंकी ने मेरे गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम पहले ही ये साबित कर चुके हो। मैंने कहा, इतना काफी नहीं है, मैं ये भी साबित करना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता हूं। टैंकी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, ठीक है, जाओ और जो करना है करो। मैं कंपनी के अंदर के पैरासाइट्स को साफ कर दूंगी। मैं जैसे ही कंपनी पहुंचा तो देखा कि ब्रोश, ये तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा बुरी हालत है। तांकवी ने कहा, एम्प्लॉयज का मोरल पूरी तरह बिखरा हुआ है और अकाउंट्स पूरी तरह गड़बड़ है। ये जॉब कोई आसान काम नहीं है। मैंने सभी एम्प्लॉय से कहा, सब लोग कृपया शांत हो जाइए। मुझे पता है कि हाल ही में आप सभी बहुत कुछ झेल चुके हैं। कंपनी के अकाउंट्स में प्रॉब्लम आ गई, सैलरीज नहीं दी जा सकी। कुछ लोग जाना चाहते हैं और कुछ रुकना चाहते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मेरा नाम चेन तियानशु है। आज से मैं जोंगवे के रिस्ट्रक्चरिंग वर्क की जिम्मेदारी संभालूंगा। तभी एक एम्प्लॉय ने बोला, इतना यंग है, क्या ये सच में इसे संभाल पाएगा? मैंने सुना है कि ये बस प्रेसिडेंट जंग का रखा हुआ टॉय बॉय है। तभी एक आदमी ने कहा, अपना रिज्यूम चमकाने के लिए यहाँ आया है। मैंने उसे रोकते हुए कहा, मैं सच में यंग हूँ और मेरी वाइफ सच में प्रेसिडेंट जंग है, लेकिन मैं आपसे 3 वादे करता हूँ। पहला, 3 महीने तक कोई ले ऑफ्स नहीं होंगे। दूसरा, जो ओवरड्यू वेजेस हैं उन्हें पूरा करने का मैं कोई रास्ता निकालूंगा। तीसरा, अगर 3 महीने बाद जुंगवे फिर से खड़ी नहीं हुई तो मैं
भी आप सबके साथ बाहर निकल जाऊंगा। तो अब चाहे आप अपनी करंट जॉब बचाना चाहते हो और कंपनी को इस मुश्किल वक्त से निकालने में मदद करना चाहते हो या अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हो, हर कोई अच्छी तरह सोच ले। उधर के एक एम्प्लॉय ने कहा, 3 महीने तक कोई ले ऑफ्स नहीं। ब्रोशू, तुम बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन पैसा आएगा कहां से? मैंने डॉक्यूमेंट निकालते हुए कहा, मैंने एक प्रपोजल तैयार किया है। क्या ये फाइनेंसिंग प्रपोजल है? टैंकी ने कहा, क्या तुम्हें सच में इन्वेस्टर्स मिल गए? मैंने कहा, जब मैं पहले बैकग्राउंड रिसर्च कर रहा था तब मैंने कुछ ऐसी कंपनीज से कांटेक्ट किया जो जंगवे में इंटरेस्टेड थी। एक चांस है कि हम उन्हें आगे भी इन्वेस्टमेंट जारी रखने के लिए मना सकें। तभी एम्प्लॉय ने कहा, ब्रोशू सच बताओ, तुमने ये प्रपोजल आखिर कब तैयार किया था? मैंने कहा, हमारी इन्वेस्टिगेशन के पहले ही दिन। तभी टैंकी ने कहा, क्या तुम सच में खुद को आग में झोंकने की प्लानिंग कर रहे थे? मैंने कहा, तो फिर सीधे आग में कूद पड़ते हैं। मेरी वाइफ अभी भी मेरे रिजल्ट्स देखने का इंतजार कर रही है। तभी मेरी वाइफ का कॉल आया। उसने कहा कि हस्बैंड, मैंने सुना है कि तुमने आज जंगवे में मीटिंग की और कुछ बड़ी बड़ी बातें भी बोल दी। मैंने पूछा, तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? उसने कहा कि जंगवे के किसी आदमी ने इसे अपने वीचेट मोमेंट्स पर पोस्ट किया था और लिखा था कि नया पर्सन इन चार्ज 3 महीने के अंदर कंपनी को रिवाइव करने का दावा कर रहा है। मैंने कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? उसने कहा कि तुमने कब बड़ी बड़ी बातें की? फिर भी अगर तुमने सच में जंगवे को रिवाइव कर दिया तो लगता है अब से मुझे तुम्हें प्रेसिडेंट चेन कहना पड़ेगा। इसे छोड़ो। मैंने कहा, मुझे फिर भी ज्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे हबी कहो। टैंकी ने कहा, यहां से निकलो, कितने इनअप्रोप्रिएट हो। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, कॉल रख रहा हूं। टैंकी ने कहा, यह जर्क कितना परेशान करता है। तभी उसकी असिस्टेंट ने अंदर आते हुए कहा, प्रेसिडेंट जांग, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? कहीं आपको अपने हस्बैंड की याद तो नहीं आ रही? टैंकी ने अपने चेयर पर से खड़े होते हुए कहा, कौन फोन देख रहा था? मैं बस टाइम देख रही थी। शौक्सियाओ ने कहा, हाँ, टाइम ही तो देख रही थी। तो टाइम देखते देखते क्या आप इस डॉक्यूमेंट पर साइन भी कर देंगी? प्रेसिडेंट जांग, अगर आपको उसकी इतनी याद आ रही है तो उसे कॉल क्यों नहीं कर देती? टैंकी ने कहा, नहीं, आज उसकी सेलिब्रेशन है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तभी मेरे फोन पर टैंकी का कॉल आता है। मैंने कहा, वाइफी, तुम इस वक्त कॉल क्यों कर रही हो? टैंकी ने कहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुम्हें देखने आ गई। मैं ठीक नीचे हूँ। मैं भागते हुए नीचे गया। टैंकी ने कहा, क्या तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। तभी उसने लंच बॉक्स निकालते हुए कहा, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। मैंने सुना है कि तुम आधे महीने से कंपनी में इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हो। मैंने कहा, वाइफ, ये तुमने बनाया है? उसने मेरे फेस पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारा वजन कम हो गया है। मैंने कहा, भले ही मेरा वजन कम हो गया है, फिर भी क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ? टांकी ने कहा, हैंडसम तेरी ऐसी की तैसी, जल्दी से जियांग वे के मामले निपटाओ, फिर घर आकर मेरे लिए खाना बनाना। मैंने कहा, जी मैडम। जियांग वे जल्द ही फिर से खड़ी हो जाएगी। जैसे ही मैं ये मामला सॉल्व कर लूंगा, मैं ऑफिशियली तुम्हारे परिवार से मिलने आऊंगा। टैंकी ने कहा, किस लिए? मेरा हाथ मांगने? रुको, क्या हमने पहले ही अपनी शादी रजिस्टर नहीं कर ली है? मैंने कहा, शादी रजिस्टर करना एक बात है, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड पर अभी भी तुम्हें एक प्रॉपर वेडिंग देने का कर्ज है। मैंने ऑफिस में कहा, सिर्फ 1 महीने के अंदर जांगवे कंपनी हमारे हाथों में फिर से खड़ी हो गई। उसकी इमेज बदल गई और उसे फ्रेश फंडिंग भी मिल गई। वहीं मेरी वाइफ ने जियांग ग्रुप के अंदर के सारे पैरासाइट्स को भी साफ कर दिया, खासकर उस पेस्ट जू शाओवेन को, जिसके खिलाफ मेरी वाइफ ने सारे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस सफलतापूर्वक इकट्ठा करके सीधे उसे जेल भिजवा दिया। पुलिस ने एक्स यू को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने जाते जाते कहा, जियांग यू, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। आई लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। टैंकी ने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो चेन टिक्स्यू है। उधर ऑफिस में एम्प्लॉय ने कहा, बस 3 महीने में जंगवे सच में फिर से खड़ी हो गई। चेन टिक्स्यू, तुम सच में टॉप स्टूडेंट कहलाने के लायक हो। सेलिब्रेशन सेरेमनी आने वाली है, जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें थोड़ी देर में स्टेज पर जाकर स्पीच भी देनी है। मैंने कहा, मुझे देखो, क्या ये आउटफिट ठीक लग रहा है? मेरी असिस्टेंट ने कहा, अब ठीक लग रहा है, जल्दी नीचे जाओ, सबको ज्यादा इंतजार मत करवाओ। मैंने कार की लेते हुए कहा, किस लिए नीचे जाऊं? मैं नीचे नहीं जा रहा, तुम दोनों मेरी जगह चले जाओ। एम्प्लॉय ने कहा, ब्रोशू, आपका मतलब क्या है? मैंने जाते हुए कहा, मतलब ये कि मैं अपनी वाइफ से मिलने घर जा रहा हूँ, बाय बाय। इधर उसकी असिस्टेंट ने अंदर आते हुए कहा, प्रेसिडेंट जियांग, आपने आज सुबह अकेले ही 17 बार अपना फोन चेक कर लिया है। जियांग वे की सेलिब्रेशन मीटिंग तो आफ्टरनून में है, चेन सिक्सू इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। टैंकी ने सफाई देते हुए कहा, कौन फोन देख रहा था? मैं बस टाइम देख रही थी। शौक्सियाओ ने कहा, हाँ, टाइम ही तो देख रही थी। तो टाइम देखते देखते क्या आप इस डॉक्यूमेंट पर साइन भी कर देंगी? प्रेसिडेंट जियांग, अगर आपको उसकी इतनी याद आ रही है तो उसे कॉल क्यों नहीं कर देती? टांकी ने कहा, नहीं, आज उसकी सेलिब्रेशन है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तभी मैंने उसे कॉल करते ही टैंकी ने कहा, हेलो हबी, सेलिब्रेशन सेरेमनी खत्म हो गई, तुम कब वापस आ रहे हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारी कंपनी के ठीक नीचे हूँ। टैंकी ने जल्दी से जाकर नीचे देखा, तुम वापस कैसे आ गए? सेलिब्रेशन सेरेमनी का क्या हुआ? मैंने कहा, मेरी वाइफ के सामने सेलिब्रेशन सेरेमनी की क्या औकात है? टैंकी ने नीचे जा रहे अपनी असिस्टेंट से कहा, उनसे कह दो प्रेसिडेंट जियांग की आफ्टरनून मीटिंग कैंसिल है। टांकी ने नीचे आते ही सीधा मेरे गले लग गई और कहा, तुमने तो कहा था कि ये आफ्टरनून तक खत्म नहीं होगी। मैंने कहा, मैं जल्दी निकल आया, स्वीटी और लीबा वहां सब संभाल रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी वाइफ से मिलने घर जा रहा हूँ, हम 2 महीने से ठीक से गले भी नहीं मिले हैं। टैंकी ने कहा, हस्बैंड, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने भी कहा, मुझे भी तुम्हारी याद आई, चलो घर चलते हैं। अब भी घर चलते हैं। टैंकी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, घर? मैंने पूछा, किस लिए? उसने कहा कि हम 2 महीने से मिले नहीं हैं। घर पहुंचते ही टैंकी ने कहा, तुम अब और भी नोटी हो
गए हो। मैंने कहा क्या मेरी एल्डर सिस्टर को ये पसंद नहीं है? टैंकी ने कहा एल्डर सिस्टर को सिर्फ अपना हबी पसंद है। मैंने कहा इन पिछले 2 महीनों में मैं हर दिन यही सोचता रहा कि जैसे ही जंगवे को फिर से खड़ा कर दूंगा आखिरकार तुम्हारे साथ प्रॉपर टाइम बिता पाऊंगा। टैंकी ने कहा कि अगर जंगवे फिर से खड़ी नहीं होती तो मैं चू शाओवन और चू ब्याओ को भी नहीं गिरा पाती। तुमने अपना वादा निभाया। ये मैंने उससे कहा हमने साथ मिलकर किया है। मैंने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा वाइफी थैंक यू। उस दिन जांग बे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर मुझे प्रपोज करने के लिए थैंक यू। टांकी ने कहा क्या? तो मैं भी तुम्हें थैंक यू कहती। उस दिन जब तुमने मेरे कहे हुए शब्दों का जवाब देकर मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा था उसके लिए थैंक यू। सुबह होते ही जब मैं ब्रेकफास्ट बना रहा था तो मैंने कहा वाइफ मैं इतनी सुबह उठकर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। इन पिछले 2 महीनों में मैं तुम्हारे लिए ठीक से एक मील भी नहीं बना पाया। तो तानकी ने मुझे पीछे से पकड़ते हुए कहा अब से तुम हर दिन मेरे लिए खाना बना सकते हो। मैंने भी कहा हम जी मैडम। जब टैंकी ने खाना खाया तो बोली बहुत डिलीशियस है। मैंने कहा ओह हाँ वाइफी। टैंकी ने सीरियस होते हुए कहा मुझे तुमसे एक बात करनी। मैंने कहा हम अब ये मामला सेटल हो गया है तो मुझे लगता है कि अब ऑफिशियली तुम्हारा हाथ मांगने का टाइम आ गया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मुझसे शादी करके उनकी बेटी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। टैंकी ने कहा तो क्या तुम रेडी हो? मैंने भी हमें सिर हिलाते हुए कहा मैं रेडी हूँ। जब हम लोग घर के लिए गिफ्ट्स ले रहे थे तो टैंकी ने कहा तुम्हें लगता है मेरे डैड तुम्हारे द्वारा खरीदी गई ये सारी चीजें पीकर खत्म कर पाएंगे? मैंने कहा अगर वो खत्म नहीं कर पाए तो दूसरों को दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी भावना उन तक पहुंचनी चाहिए। टैंकी ने कहा क्या तुम नर्वस हो? मैंने कहा कौन नर्वस है? टैंकी ने कहा जब तुम नर्वस होते हो तब तुम्हारा चेहरा एक्चुअली काफी क्यूट लगता है। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा चलो तुम्हारी मॉम के लिए भी एक सिल्क स्कार्फ चुन लेते हैं। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने कहा अरे ओह इसकी क्या जरूरत थी? तुम इतना सारा सामान क्यों लेकर आए? मैंने कहा यह तो करना ही था। ये पहली बार है जब मैं ऑफिशियली मिलने आ रहा हूँ। मैं खाली हाथ तो नहीं आ सकता था। तभी टंकी के पापा ने कहा मैंने जंगवे के साथ जो हुआ उसके बारे में सुना है। तुमने अच्छा काम किया। मैंने टंकी की तरफ देखते हुए कहा ये इसलिए हो पाया क्योंकि यूयू मेरे पीछे खड़ी होकर मेरा सपोर्ट कर रही थी तभी मैंने खुलकर ये सब करने की हिम्मत की। उसके डैड ने कहा तुम्हें बातें बनाना अच्छी तरह आता है। कितने स्मूथ टॉकर हो। मैं इस चाल में नहीं आने वाला। टैंकी की माँ ने कहा बस भी करो हमारे सन इन लॉ को डराओ मत। उसके डैड ने कहा हम बहुत अच्छा। लगता है यूयू ने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। मैंने खड़े होते हुए कहा मॉम डैड मैं आज यहाँ फॉर्मली यूयू का हाथ मांगने आया हूँ। हालांकि यूयू और मैंने पहले ही अपनी शादी रजिस्टर कर ली है फिर भी मैं उसे एक वेडिंग देना चाहता हूँ। मैंने टेबल पर डॉक्यूमेंट रखते हुए कहा और आप दोनों को भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। ये जंगवे कंपनी के रिस्ट्रक्चरिंग के बाद का पर्सनल एसेट स्टेटमेंट है। साथ ही अगले 3 साल का मेरा डेवलपमेंट प्लान भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर यूयू की अच्छी तरह देखभाल करने की क्षमता है। टैंकी की मोम ने कहा अरे वाह मैंने कहा था ना कि ये सन इन लॉ सॉलिड है। ओल्ड जंग आखिरकार तुम मान ही गए। मैं अपने घर आते ही अपनी माँ से कहा मॉम मैं यूयू के पेरेंट्स से मिल चुका हूँ। और फिर उसके डैड ने कहा कि वो मुझसे बहुत सेटिस्फाइड है। मेरी मॉम ने कहा सच में? इसका मतलब हमें दोनों फैमिलीज की मीटिंग अरेंज करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैं वापस सिर्फ तुम्हें यही बताने आया था। टाइम इस सैटरडे का तय हुआ है। क्या तुम्हारे और डैड के पास टाइम है? मेरी मॉम ने एक्साइटमेंट में कहा हमारे पास टाइम है, बिल्कुल है। अगर टाइम नहीं भी होगा तो भी टाइम निकालना पड़ेगा। मीटिंग के दिन मॉम ने कहा समधी जी आखिरकार मुझे आपसे मिलने का मौका मिल ही गया। पिछली बार टिक्यू हमारे घर आया था तभी मैंने कहा था कि हमें जरूर कोई मौका निकालकर आपसे मिलना चाहिए। मेरी भी मॉम ने कहा मैं भी। मैं एक्चुअली आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। टैंकी के पापा ने चाय बढ़ाते हुए कहा ओल्चन अब से हम एक ही बड़ी फैमिली हैं। मेरे पापा ने भी कहा फैमिली मेंबर्स के बीच इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। टैंकी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा तुम्हारे डैड और मेरे डैड की तो काफी अच्छी बन रही है। मैंने कहा ऑफ कोर्स दोनों डैड हैं, दोनों की लैंग्वेज एक ही है। तभी टैंकी की मोम ने कहा तुम लोग वेडिंग के बारे में क्या करना चाहते हो? टिक्सू की मोम और मैं तुम दोनों की वेडिंग प्लान करने में मदद कर सकते हैं, है ना? वैसे भी तुम लोग काम में बिजी रहते हो तो प्लानिंग हम संभाल लेंगे। टैंकी ने कहा हाँ मुझे इसके बारे में एक बैड प्रेमोनिशन हो रही है। मेरी मॉम अनरिलायबल है। मैंने भी कहा मेरी मॉम भी। उन दोनों ने बात करते हुए कहा समाधि जी इसे देखिए वाटर वेडिंग। हम लेक की सरफेस पर एक ट्रांसपेरेंट स्टेज बनाएंगे, दोनों तरफ फाउंटेन्स होंगे और आसमान फायरवर्क से भर जाएगा। उस समय मैं अपने सारे बेस्टी मूवी स्टार फ्रेंड्स को भी बुलाऊंगी और जब मीडिया इसकी रिपोर्ट करेगी तो सोचिए कितनी प्रेस्टीज होगी। मेरी मॉम ने कहा समधी जी मुझे लगता है वेडिंग थोड़ी ज्यादा सोलेम होनी चाहिए। इसे देखिए फिनिक्स कोरोनेट और एम्ब्रॉयडर्ड रोब्स, 8 लोगों वाली सेडन चेयर और एंसेस्ट्रल हॉल में बो करना। अब इसे कहते हैं प्रॉपर एटिकेट। आखिर हमारा चेन फैमिली एक स्कॉलरली फैमिली है, अगर इसकी खबर बाहर जाएगी तो ज्यादा डिग्निफाइड लगेगा। टैंकी की मॉम ने कहा अरे समधी जी ये कौन सी सेंचुरी चल रही है कि अभी भी 8 लोगों वाली सेडन चेयर इस्तेमाल करेंगे? हमारी यूयू आखिर फोर्ब्स लिस्ट वाली फीमेल सीईओ है, आप उसे सेडन चेयर में कैसे बैठा सकते हैं? हमें तो लग्जरी लिंकन इस्तेमाल करनी चाहिए। मेरी मॉम ने कहा ब्राइडल सेडन चेयर के मुकाबले लिंकन में ऐसा क्या चाम है? जब उन दोनों ने देखा कि नारियल उनके ऊपर फूटने वाला है तो उन्होंने कहा ओल्ड चेन तुम बताओ क्या हम दोनों बाहर टहलने चलें? कहाँ
टहलने जाए। मेरे डैड ने कहा सिचुएशन ऐसी है, जो भी पहले मूव करेगा वही स्पार्क बन जाएगा। उन्होंने कहा आह सही बात है। मेरी वाइफ की बॉसनेस फिर शुरू हो गई है और उसे रोकने वाला कोई नहीं। तुम्हें क्या पता मैंने इतने साल कैसे बिताए हैं। मेरे पापा ने भी कहा मेरी वाइफ की लेक्चरिंग और एजुकेटिंग वाली आदत भी फिर शुरू हो गई है। अगर वो अपने स्टूडेंट्स को कन्विंस न कर पाए तो उसे अंदर से बहुत बेचैनी होने लगती है। तुम्हें भी क्या पता मैंने इतने साल कैसे बिताए हैं। उन दोनों ने ही कहा तुम्हारी तो सच में हालत खराब रही है। जब मैं और टंकी अंदर आए तो देखा कि दोनों ही बहस कर रही। इतने ओल्ड फैशन्ड मत बनो, कौन सी सेंचुरी चल रही है, ये ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन समझे। मैंने टंकी से कहा वाइफी क्या मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊं। इन दोनों के हॉर्न्स लॉक हो गए हैं, तो हमें अपने लिए मुसीबत नहीं मोल लेनी चाहिए। हम लोग चुपके से निकल गए। हमारी वेडिंग के लिए क्यों ना हम कहीं शांत जगह जाकर छिप जाएं। टैंक्वी ने कहा मुझे लगता है ये दोनों हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वेडिंग कैसी भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी शादी तुमसे हो जाए। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा वाइफ क्या हुआ। टैंकी ने कहा पता नहीं क्यों आजकल मुझे बहुत आसानी से नोजिया और नींद आने लगती है। मैंने पूछा क्या पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत टायर्ड हो, कंपनी संभालने के साथ साथ वेडिंग की भी चिंता कर रही हो। टैंकी ने कहा शायद ज्यादातर नर्वस होने की वजह से है। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा मैं भी नर्वस हूँ, लेकिन जैसे ही सोचता हूँ कि तुम जल्द ही मेरी वाइफ बनने वाली हो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाता हूँ। टैंकी ने कहा मैं अभी भी तुम्हारी वाइफ हूँ यू नो। मैंने अपनी जेब से वेडिंग रिंग निकालते हुए कहा ओह हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये पेयर पहनकर देखो। मैंने इन्हें खुद डिजाइन किया है। मैंने ब्लूप्रिंट्स पर 2 महीने लगाए और एक मास्टर क्राफ्ट्समैन से इन्हें हाथ से बनवाया है। ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वेडिंग के दौरान मैं तुम्हें यही रिंग पहनाऊंगा। अब से तुम जहां भी जाओ इसे अपने साथ रखना। तभी टैंकी को उसकी बेस्टी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि अरे 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 तुम कहां भाग गई, तुम्हारी शादी होने वाली है। ऐसा तो नहीं कि अभी भी अपने हबी से चिपकी हुई हो, ये तुम्हारे सिंगल रहने का आखिरी मोमेंट है। बेस्टीज के साथ रहने की बजाय तुम अपने हबी के साथ घूम रही हो। लवर्स के लिए फ्रेंड्स को भूल गई हो। टैंकी ने कहा दफा हो जाओ, मुझे अपने हबी के साथ रहना है। उसकी बेस्टी ने कहा अब बस करो, जल्दी वापस आओ, तुम्हारी शादी होने वाली। तुम लोग हर समय एक दूसरे से नहीं मिल सकते। क्या तुम्हें पता नहीं आज रात हमारा पजामा अलायंस है, जल्दी आओ, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। टैंकी ने कहा तुम वापस जाओ, क्या तुम उस दिन जल्दी आओगे। मैंने कहा काश मैं आधी रात को तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे आकर तुम्हारा वेट कर पाता। टैंकी ने कहा बेवकूफ, ठीक है मैं वापस जा रही। टैंकी ने जाते हुए कहा चेंची शू थैंक यू। मैंने पूछा किस बात के लिए थैंक यू। टैंकी ने जवाब दिया मेरे लिए जो वेडिंग रिंग्स तुमने तैयार की हैं उनके लिए, मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने कहा मेरे लिए ये खुशी की बात है। टैंकी ने कहा कि तो फिर वेडिंग में मिलते हैं मेरे ग्रूम। मैंने कहा हम वहीं मिलते हैं। वेडिंग के दिन उसकी बेस्टी ने कहा ओह माय गॉड मेरी बेस्टी कितनी गॉर्जस लग रही है। ये वेडिंग ड्रेस तो जैसे तुम्हारे लिए टेलर मेड है। हाँ तुम लोगों की शादी 2 महीने डिले हुई है। इन पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत मेहनत की है क्या। मैं आंट बनने का वेट कर रही हूँ, अंकल बनने का भी। टैंकी ने चिढ़ते हुए कहा अगर मेरा बच्चा हुआ भी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। उसकी बेस्टी ने भी गर्व से कहा तो मैं उसे छीन लूंगा। मैंने टैंकी को मैसेज करते हुए कहा वाइफी मैं रेडी हूँ, तुम रेडी हो। टैंकी ने कहा मैं भी रेडी हूँ। वेडिंग के टाइम उसके डैड ने कहा उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैंने उनसे कहा कि डैड अब चिंता मत करो। बीच में सभी ने कहा किस हर किस हर किस हर किस हर किस हर। उसकी बेस्टी ने क्लैप करते हुए कहा उम्मीद के मुताबिक मेरी बेस्टी शी इज अमेजिंग। उसकी बेस्टी ने रोते हुए कहा मेरी बेस्टी बहुत खुश है, क्या मैं उसके लिए ओवरजॉयड भी नहीं हो सकता। ओह क्रैप, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। जब सबने देखा कि टैंकी को वोमिटिंग आई है तो सबने कहा ये सिम्टम्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे वो प्रेग्नेंट हो। मॉम ने कहा कि ये तो फैंटास्टिक है, जल्दी से मेरे लिए अभी एक ओल्ड चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर ढूंढो। तभी बीच में से एक बूढ़ा आदमी आते हुए कहता है मैं ही एक ओल्ड चाइनीज डॉक्टर हूँ मुझे। तभी मैंने पूछा डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है। उन्होंने कहा कि वो प्रेग्नेंट है और वो भी ट्रिपलेट्स के साथ। मैंने एक्साइटेड होकर उसे गोद में उठा लिया। ओह मैं डैड बनने वाला हूँ। इतने समय तक मेरा साथ देने के लिए थैंक यू।